नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। चुनावी साल में जेडीयू ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर बड़ा हमला बोला है। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने रेलवे में नौकरी के बदले अपने बेटे तेज प्रताप यादव के नाम जमीन लिखवाने का आरोप लगाया है। नीरज कुमार ने कहा है कि लालू प्रसाद ने अपने रिश्तेदारों से भी जमीन लिखवा ली। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं। दरअसल आज लालू प्रसाद का जन्मदिन भी है और तेजस्वी यादव रिम्स से निकले हैं। हमारी बातचीत तस्वीर हम आपको कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि है बनाम जो है भरोसा, इससे ही चुनाव लड़ा जाएगा। पिछले 15 साल के साथ दुख की बात है कि लाखों गरीब मजदूर परेशान हैं, भूख से मर रहे हैं और आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री जो 85 दिन से गायब थे, 85 दिन से जो गायब थे, जो इस विपरीत स्थिति में भी लोगों का सहारा नहीं बन पाए, जिनको जनता ने चुना वोट दिया। आज दुख की बात है कि आज गरीब का पेट भरने की बात नहीं कर रहे, पेट नहीं भर रहे, बल्कि उनको चुनाव और उनकी कुर्सी की चिंता है। तो ये साफ दिखाता है आप जो माहौल हो, आज की माहौल के बारे में बात करेंगे। कोरोना से लोग मर रहे हैं, उससे ज्यादा जो है रोड एक्सीडेंट से मर रहे हैं, पैदल चल करके लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। तो ये जो स्थिति जो पैदा हुई है, ये मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है? नीतीश कुमार जी को कम से कम 85 दिन से जो गायब है, उनको जाकर के जायजा लेना चाहिए। भैया एक बात सुनिए ना, उनको चुनाव की चिंता करने दीजिए, हमको गरीब की चिंता। तो आज लालू प्रसाद के 73वें जन्मदिन पर तेजस्वी यादव लालू प्रसाद से मिलने के लिए रांची के रिम्स में पहुंचे थे। और आपको बता दें कि लालू प्रसाद इस वक्त चारा घोटाला में सजा याफ्ता हैं और सजा काट रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य सही नहीं रहने की वजह से वो इस वक्त अपना इलाज रिम्स में करा रहे हैं, रांची के रिम्स में। और लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव उनसे आज उनके जन्मदिन पर मिलने पहुंचे हैं। और इधर लगातार लालू प्रसाद और उनके परिवार पर आज जेडीयू के विधायक और मंत्री नीरज कुमार ने आरोपों की झड़ी लगा दी। चुनावी साल में लालू पर बड़ा आरोप लगाया है और यह आरोप इसलिए और बड़ा हो जाता है क्योंकि कई गंभीर आरोप लगाए गए तब जब आज लालू प्रसाद का जन्मदिन है। उनका परिवार, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता लालू प्रसाद का जन्मदिन मना रहे हैं। उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद ने नौकरी के बदले जमीन ली है लोगों से। चुनावी साल में यह लालू पर बड़ा आरोप आज मंत्री नीरज कुमार ने लगाया और नौकरी के बदले जमीन लेने का भी आरोप लगाया है। मौका मिलेगा गर्दा उड़ा देंगे, यही संस्कार राजनीति में इन्होंने विकसित किया। अब देखिए, इनका प्रमोद कुमार सिंह, पिता विश्वनाथ सिंह, उनसे जमीन लिखवाया। प्रमोद कुमार सिंह के पिता है चंद्रिका सिंह, बल्द सुदर्शन चौधरी। 6 कट्ठा जमीन तेज प्रताप यादव और तरुण यादव के नाम से। फिर तरुण यादव आ गए कि दोबारा फिर अवतरित हुए। ये तरुण यादव है आखिर कौन? जरा इसका बताइए भाई, जब बताना आप लोग भी पूछिए उनसे कि तरुण यादव से आपका क्या रिश्ता है, कौन है ये तरुण यादव? इसमें भी है तेज प्रताप यादव, तरुण कुमार यादव, पेशर लालू प्रसाद यादव और फुलवरिया, थाना उचका गांव, जिला गोपालगंज। तो लालू जी आपका पता यही ना है। तो लालू के 73वें जन्मदिन पर जेडीयू ने उनके संपत्ति को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। साथ ही लालू से जेडीयू ने कई सवाल भी पूछे हैं। जानते हैं जेडीयू के वो 10 सवाल जो आज लालू प्रसाद के जन्मदिन पर लालू प्रसाद से किए गए। सबसे पहला सवाल मंत्री नीरज कुमार ने यह उठाया कि आखिर ये तरुण यादव
कौन है, बार बार उनका जिक्र करते हुए, दस्तावेजों को दिखाते हुए सवाल किया। लालू ने तरुण के नाम से संपत्ति आखिर क्यों खरीदी? साथ ही सवाल यह भी था कि क्या लालू यादव का कोई दत्तक पुत्र है, और तरुण को लालू यादव का इस दस्तावेज में बेटा बताया गया है, जिसको लेकर लगातार सवाल उठा रहे थे मंत्री नीरज कुमार। कहां है लालू का तीसरा बेटा, यह सवाल था। 1989 में जन्मे तेज प्रताप ने 1993 में जमीन आखिर कैसे खरीद ली, यह भी सवाल उठाया कि नाबालिग के नाम पर आखिर जमीन कैसे खरीदा गया। महज 5 साल की उम्र में तेज प्रताप के नाम पर जमीन आखिर कैसे खरीद ली गई। साथ ही सवाल यह भी था कि जमीन के दस्तावेज में माता पिता का नाम आखिर क्यों नहीं है, नौकरी के नाम पर आखिर जमीनें क्यों लिखाई गई। तो ये तमाम सवाल जो है उठाए गए हैं नीरज कुमार की तरफ से। हमारे साथ साकेत जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। साकेत, कई गंभीर सवाल और कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं इस वक्त नीरज कुमार की तरफ से आज के दिन लालू प्रसाद और उनके परिवार पर। क्या अब यह माना जाए कि अब लालू प्रसाद या उनकी पार्टी की तरफ से इस पर जवाब मिलना चाहिए? और सवाल सबसे अहम कि आखिर ये तरुण यादव कौन है जिनका बार बार जिक्र कर रहे थे? देखिए, बिल्कुल अलीम, आज सुबह से ही ये पूरा जो मामला है वो गरमाया हुआ है, क्योंकि 73 साल के लालू यादव आज हुए हैं, उनका जन्मदिन है, और उस जन्मदिन के मौके पर जेडीयू का जो हमला है वो लगातार जारी है। हमारे साथ नीरज कुमार खुद अभी मौजूद है। अलीम, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर आरोप लगाए हैं, और आरोप सिर्फ मौखिक नहीं है, उन्होंने पूरा दस्तावेज दिखाया है। एक बार हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि वो दिखाएं कि ये तमाम वो दस्तावेज है जिसके आधार पर यहाँ पर मंत्री नीरज कुमार ने काफी गंभीर आरोप लालू यादव परिवार पर लगाया है। हम एक बार सीधे बात भी कर लेते हैं। सर, ये जो आप आरोप लगा रहे हैं, क्या तथ्य है इसके पीछे, और क्यों आज ही का दिन आपने क्यों चुना इसलिए? माननीय लालू प्रसाद जी को जन्मदिन का सौगात हमने उनके सेवा में समर्पित किया। होटवार जेल में है, चूंकि उनसे तो कोई दूसरा माध्यम नहीं है, और मुझे इस बात के लिए लगा कि भाई एक लालू प्रसाद जी के सुपुत्र हैं, उनका नाम है तरुण कुमार यादव। ये दस्तावेज हैं, तेज प्रताप यादव, तरुण कुमार यादव, पेशर लालू प्रसाद यादव, जीवित, पेशा गिरस्ती, फुलवरिया, थाना उचका गांव, जिला गोपालगंज। तो हमको लगा कि ये बताना जरूरी है कि भाई उनका एक बेटा है और जन्मदिन है, उसका जमीन पर दस्तावेज है, तो कम से कम उनको ये जानकारी तो मिल जाए आपके माध्यम से। तरुण यादव कौन है? हाँ, तरुण यादव कौन है? तरुण कुमार यादव पिता लालू प्रसाद यादव। ये कौन है, कहाँ है, ये किस रूप में है? लोग तो दो ही बेटे जानते हैं, तेज प्रताप और तेजस्वी। बिल्कुल, इसीलिए तो तेज प्रताप, तेजस्वी और तरुण कुमार यादव ये नाम भी मिलता है। इसीलिए मुझे लगा कि ये नाम बताना आवश्यक है कि भाई ये तीसरा कौन व्यक्ति है, और क्यों नहीं उसको राजनीति में हिस्सेदारी मिल रही है, क्यों नहीं उसके संपत्ति में हिस्सेदारी मिलेगी। इसलिए मैंने कहा कि ये इस बेटे के नाम का भी खुलासा होना चाहिए। लेकिन नीरज जी, आज 73 साल के लालू जी हो गए, आज आपको उनको बधाई देना चाहिए जन्मदिन का। आप आरोप लगा के बैठे हुए हैं, इतने कागजात लेकर आज आप सामने आ गए। आरोप, हम तो सौगात दे रहे हैं। किसी का भूला बिसरा बेटा आ जाए, उसके उत्सव के समय में, जब जन्मदिन का उत्सव मना रहे हो, उस समय उनका बेटा के बारे में जानकारी मिल जाए तो उनके संज्ञान में भी आएगा कि भाई यार मेरा बेटा वो तरुण कहाँ है। वो तेजस्वी यादव अगर गए होंगे बधाई देने तो उनसे पूछ रहे होंगे, अरे तरुण कहाँ गई बा हो, ओकरो तो बुलाओ जल्दी। आज तेजस्वी गए भी हैं रांची, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, हमको लगता है उनसे पूछे होंगे कि कहाँ बा तरुण, ओकरो तो बुलावा, वो बेटवे बा, वो कहाँ है, किस रूप में है। तो ये क्या माना जाए कि चुनावी साल में आप लोग अब जो जन्मदिन जैसे मौके को भी इस तरह से पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं? कोई राजनीतिकरण नहीं है, यह है सत्य का एहसास कराना। भाई बेटा को बेटा नहीं कहिएगा तो किसको कहिएगा? आखिर हमारा बेटा है तो हम बेटा नहीं कहेंगे, हम अपने पिता को पिता नहीं कहेंगे। उनका बेटा है, उनका बेटा है तो उनको नाम क्या बोलने में दिक्कत है? बेटा है कहाँ आखिर? इसकी सत्यता के बारे में बताएं वो। बिल्कुल, तो अलीम आप देख सकते हैं, चूंकि चुनावी साल है, ऐसे में अब राजनीति जो है वो गर्म है, किसी भी मौके को कोई पार्टी छोड़ना नहीं चाहती है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज लालू यादव का जन्मदिन है, और इस मौके पर किस तरह से हमलावर है सुबह से ही जेडीयू, और अभी जिस तरह से नीरज कुमार ये पूरे कागजात लेकर यहाँ पर पेश हुए हैं, और खासतौर से जो आरोप उन्होंने लगाया है कि तरुण कुमार यादव जो जिनके नाम पर कई संपत्ति खरीदी गई है, आखिर वो कौन है? क्योंकि उनका प्रेषक यानी पिता के नाम में उनका भी लालू यादव है, तो यानी दो ही पुत्र
लालू यादव के हैं जो तेजस्वी और तेज प्रताप के नाम से है, तो ये फिर तरुण कुमार यादव कौन है? ये सवाल जेडीयू की तरफ से उठाया जा रहा है। अली, चलिए साकेत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आरजेडी की तरफ से या लालू परिवार की तरफ से इसका जवाब भी दिया जाएगा कि आखिर तरुण यादव कौन है, और जो आरोप नीरज कुमार की तरफ से लगाए गए उन आरोपों की सत्यता क्या है, उन आरोपों की सच्चाई क्या है, इस बात का इंतजार हम भी करेंगे और जनता भी कर रही है। इधर जेडीयू के वर्चुअल सम्मेलन का आज 5वां दिन है। जेडीयू अपने पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए, चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए वर्चुअल सम्मेलन कर रही है, जिसका आज 5वां दिन है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 6 जिलों के जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। इन 6 जिलों में नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास शामिल हैं। 5 दिनों में 24 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ नीतीश कुमार बात कर चुके हैं, संवाद कर चुके हैं, और इस संवाद के जरिए जीत का मंत्र भी दे चुके हैं। मुख्यमंत्री हर दिन जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स दे रहे हैं। जेडीयू कैडर के साथ नीतीश का संवाद कार्यक्रम 7 से 12 जून तक चल रहा है, यानी कि कल तक ये चलेगा। चुनावी साल में जीत पर मुख्यमंत्री का फोकस है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ये बात मान चुके हैं कि अक्टूबर में बिहार विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने तमाम तरह की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वर्चुअल सम्मेलन कर रहे हैं, डिजिटल मोड में जाकर अपने कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना संकट की वजह से इस वक्त यह संभव नहीं है कि डोर टू डोर जाया जा सके या फिर किसी तरह की जनसभा या रैली की जा सके। तो इस वक्त पूरी पार्टियां जो है वो डिजिटल मोड में आ गई हैं। लोगों को काम करने का मौका मिला है, और जब मौका उनको मिला है वो कुछ नहीं कर सके। अपने लिए जो किए हों, लोगों के लिए कुछ नहीं किया। और यहां जो भी मौका दिया है 2005 के नवंबर महीने से बिहार के लोगों ने, हम लोगों ने लोगों के लिए काम किया है, अपने लिए कुछ नहीं किया। देखिए, कुछ लोग बोलता है हमारे खिलाफ, और उसका कारण जान लीजिए। सबसे बड़ा कारण है कि लोगों को चीड़ है कि बिना मतलब का उल्टा पुल्टा करने का अवसर नहीं मिलता है। और एक तबका है जिसको इस बात के लिए चीड़ है कि हमने शराबबंदी लागू कर दी। तो इस बदली हुई परिस्थिति में तो हम ही लोगों के कंधा पर जिम्मेवारी है ना। मुख्यमंत्री जी का बस चलता तब तो आज से शुरू रहते, जिला जिला में, गांव गांव में रैली करते रहते। अभी भी उनका मन कभी कभी छटपटाता है कि क्या होगा रैली करें तो हम लोग भी लगे रहते हैं कि भाई आपको अभी बहुत बिहार का काम देखना है, आप स्वस्थ रहिए। तो सब लोग आज से ही इस काम में लग जाइए कि हमारे बूथ पर जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, कहां कहां अपना वोट रहते हुए भी ठीक से सिंबल हम लोग नहीं बता पाए, संख्या नहीं बता पाए, और वहां हमको कम वोट मिला। इसको ठीक कर लीजिएगा तो हमको सहूलियत होगी। और खास करके फिर मैं बोल रहा हूं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो वर्चुअल मीटिंग चल रही है उसका आज 5वां दिन है। जो डिजिटली नीतीश कुमार जिस तरह से अपने जिलावार बैठकें कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं का, उसी सिलसिले में आज भी ये बैठक जो है वो की जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ कई मंत्री भी शामिल है। तो सबसे अहम है कि चूंकि चुनावी साल है, तो ऐसे में चुनावी साल में नीतीश कुमार की जो तैयारी है वो साफ तौर से देखी जा रही है। तो नालंदा के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ वो बैठेंगे, उसके बाद फिर उस पटना जिले के जो कार्यकर्ता हैं उसके साथ उनकी मीटिंग चलेगी, उसके बाद भोजपुर, बक्सर, रोहतास, इन जिलों के जो कार्यकर्ता हैं उनसे वर्चुअली वो बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे। लेकिन जो साफ है कि नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि इस बार का जो चुनाव होगा वो पिछले 15 साल यानी कि लालू राबड़ी सरकार के जो 15 साल थे वो, और नीतीश कुमार का जो 15 साल का शासन रहा है वो। कैमरापर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो ऐसा लग रहा है जैसे बिहार विधानसभा का चुनाव इस बार पूरी तरह से डिजिटल मोड में लड़ा जाएगा, और नीतीश कुमार इस बात को बखूबी समझते हैं और इसीलिए उन्होंने अभी से इसकी शुरुआत कर दी है। इधर अमित शाह के वर्चुअल रैली के बाद अब बिहार बीजेपी के जो नेता हैं वो जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं। पार्टी नेता नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल के कामकाज के बारे में लोगों को बता रहे हैं। इस दौरान चाय पर चर्चा भी हो रही है। पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी कार्यकर्ता एक जगह जुटे और चाय पर चर्चा ना हो, ऐसी बात नहीं हो सकती है। बीजेपी भले
जनसंपर्क अभियान के लिए निकली हो, लेकिन जहां ये जुटते हैं चाय पर चर्चा जरूर हो जाती है। देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हैं, नितिन नवीन है और तमाम जो लोग हैं, ये मोहल्ले के लोग हैं, ये लोग चाय पर चर्चा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये जनसंपर्क अभियान मोदी सरकार 2.0 के लिए है, नरेंद्र मोदी की चिट्ठी को बांटने के लिए है, लेकिन साथ में बिहार में जब चुनाव है तो इस तरह की चर्चा बनती ही है। प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, सर चाय पर चर्चा बनती है। मैं आभारी हूँ, मैं तो आया था एक पत्र देने, पर सभी का आभारी हूँ कि सभी के साथ मुझे चाय पीने का मौका मिल रहा है और अपनों के बीच में बैठना एक सौभाग्य की बात होती है। मैं यहाँ आया हूँ तो सभी यहाँ के मोहल्ले वासी आ गए, तो मैं सबों से मिल रहा हूँ। चाय एक ऐसा चीज है जिससे हर अमीर गरीब सब जुड़ते हैं, तो निश्चित रूप से चाय पर चर्चा तो हमेशा जीवंत रहेंगी। ये फायदा देगा चुनाव में? फायदा तो हम लोग के काम देते हैं, नरेंद्र मोदी का जो काम है वो फायदा देगा। चाय पर चर्चा हो रही थी, लोगों से फीडबैक लिया जा रहा था और आपको बता दें कि फीडबैक इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि इस साल विधानसभा का चुनाव है और चुनाव में बीजेपी ने क्या कुछ किया है, क्या कुछ लोगों के मन में है, ये सब चर्चा चाय पर हो रही थी। कैमरा पर्सन राजेश के साथ विजय पांडे, न्यूज 18 पटना। तो राजनीति जारी है और राजनीति चलता ही रहेगी। और इधर गया कलेक्ट्रेट में एक सीनियर डिप्टी कलेक्टर रैंक का अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिन्हें एएनएमसीएच में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। डीएम ने बताया कि पटना से दूसरी रिपोर्ट का इंतजार किया गया है। गया समाहरणालय के सीनियर डिप्टी कलेक्टर रैंक के एक अधिकारी के सैंपल जांच में कोरोना पॉजिटिव आया है। उसके बाद जो साथ में काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनमें एक तरह से भय का माहौल है। ये जांच एएनएमसीएच में ट्रूनेट सिस्टम से हुई है और उसके बाद जो है उनका दूसरा सैंपल पटना जांच के लिए भेजा गया है। जो आमतौर पर जो एडवाइजरी है, एसओपी है कि जब भी कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उनके कार्यालय या आसपास के इलाके को सील कर दिया जाता है और सैनिटाइज किया जाता है। हालांकि अभी समाहरणालय में इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है। इस मामले पर डीएम अभिषेक सिंह ने कहा है कि ट्रूनेट सिस्टम से जो है उनका पॉजिटिव आया है और तत्काल वो एएनएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। पटना से रिपोर्ट आने का इंतजार है। इस बार अगर रिपोर्ट आती है उसमें भी पॉजिटिव आता है तो जो उनका ऑफिस है वो सील किया जाएगा। और इस बीच में अगर कोई भी उनके साथ काम करने वाले में कर्मचारी या अधिकारी में किसी तरह का सिम्टम पाया जाता है तो तत्काल उनकी जांच कराई जाएगी। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज 18 गया। अगली खबर का रुख करते हैं। जमुई से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 333A पर 2 पुल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, लेकिन 3 साल में भी उनकी मरम्मत नहीं हुई। यहां बड़ी गाड़ियों के आवागमन पर प्रतिबंध है और इसके लिए एक बैरियर तक लगाया गया था, जिसे तोड़ दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 333A जो जमुई जिला से होकर गुजरती है, नेशनल हाईवे है, लेकिन जमुई जिला से गुजरने वाली इस नेशनल हाईवे 333A जो खैरा प्रखंड इलाके का है, वहां पर 2 पुल क्षतिग्रस्त हैं। बात अगर करें तो खैरा प्रखंड इलाके के लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर 2 पुल क्षतिग्रस्त है। पहला पुल जो नरियाना है, जो जहां पर मैं मौजूद हूं, और ये पुल 2016 अप्रैल में क्षतिग्रस्त हुआ था। साथ ही यहां से आगे 8 किलोमीटर आगे जो मागो बंदर का पुल है, जो सुखना नदी पे है, वो क्षतिग्रस्त हुआ था 2017 में और बीते कई सालों से यही हालात है। और जिस पुल क्षतिग्रस्त हुआ उसके बाद सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पर ये भी दिख रही है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने यहाँ पर बैरियर लगाया था, सीमेंट और ईंट से यहाँ पर पोस्ट बनाया था कि भारी वाहनों का परिचालन ना हो, लेकिन भारी वाहनों का परिचालन छुपे इस रास्ते से अब भी होता है, जिसका साफ ये उदाहरण है कि भारी वाहनों के ठोकर से ये क्षतिग्रस्त हुआ। स्थानीय लोग बार बार मांग करते आ रहे हैं कि इस पुल की मरम्मती हो या फिर जो बैरियर या जो अवरोधक बना हुआ था वो टूट चुका है, उसको निर्माण कराया जाए ताकि लोगों को सुरक्षा मिल सके। केसी कुंदन, न्यूज 18। पटना को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर लगातार दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन सवाल है कि कैसे बनेगा पटना स्मार्ट सिटी। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सालों बीत जाने के बाद भी नगर निगम की स्मार्ट पटना के लिए बनी नवरत्न योजना आज भी खटाई में है।
राजधानी पटना का नाम जब स्मार्ट सिटी बनने वाले शहरों में शामिल किया गया था, तब ये माना जा रहा था कि अब पटना का दिन भी बदलेगा और शहर चकाचक बन जाएगा। इसे लेकर पटना नगर निगम ने 9 बड़ी योजनाओं की शुरुआत भी की थी, लेकिन सालों बीतने के बाद भी ये योजनाएं अधर में लटकी हैं। 14 करोड़ की लागत से रेहड़ी पटरी वालों के लिए बोरिंग कैनाल रोड में वेंडिंग जोन के निर्माण का काम अधूरा है। वेस्ट मैनेजमेंट की योजना भी अधर में लटकी है। शहर के बीच में ही कचरा डंपिंग किया जाता है। स्मार्ट डस्टबिन लगाने का काम भी अब तक पूरा नहीं हुआ है। 2 करोड़ की लागत से बने 120 मॉड्यूलर टॉयलेट बदहाल स्थिति में है। मंदिरी और सैदपुर जैसे 9 बड़े नालों को ढककर सड़क निर्माण की योजना अभी तक शुरू नहीं हुई। 68 लाख में मॉरेलोक मार्केट कॉम्प्लेक्स के सौंदर्यीकरण का काम भी अधूरा है, जबकि इसी में नगर निगम का कार्यालय भी है। कूड़ा गाड़ियों में जीपीएस लगाने का काम भी पूरा नहीं हुआ है। लोगों की शिकायतें दूर करने के लिए हेल्प सेंटर की शुरुआत भी नहीं हुई। नक्शा पास कराने के लिए ऑटो मैप सेवा शुरू होते ही बंद हो गई। हालात अब ये है कि सत्ता में सहयोगी पार्टी बीजेपी के विधायक भी नगर निगम के कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि नगर निगम अभी भी योजनाओं के पूरा होने का खोखला दावा कर रहा है। तो स्मार्ट सिटी की आप कल्पना करते हैं तो जो बड़ी योजना है उसकी स्वीकृति के लिए भी बड़े स्तर पर एक अलग से निर्णय होने चाहिए। और मेरा मानना है कि कई चीज़ों को वन विंडो सिस्टम में भी लेना चाहिए, क्योंकि बड़ी योजनाओं को जब तक आप वन विंडो सिस्टम से नहीं लेंगे तब तक बड़ी योजनाओं को समय पर हम पूरा नहीं कर पाते हैं। और कभी कभी हम लोग क्या है, हर योजना को उन्हीं प्रक्रिया में से गुजरना पड़ता है। इससे भी बड़ी योजनाओं का कभी कभी जो समय पर काम हो जाना चाहिए था नहीं हो पाता है। मॉरेलोक का सौंदर्यीकरण का तो काम चल ही रहा है, उसमें वर्क ऑर्डर भी है। इंटरनल जो रेनोवेशन काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन की स्टेज पे ही है। एक्सटर्नल काम भी हम लोग उसको जल्दी से पूरा कराएंगे। जहाँ तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को है तो उसमें स्मार्ट सिटी से हम लोग एक प्रपोजल अराउंड 13 करोड़ का है इंटेलिजेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। उसको टीएस के लिए बुड़को गया, शीघ्र ही उसका भी टेंडर किया जाएगा। नाला का कवर करने का है तो उसमें कुछ हाई लेवल डिसीजंस है मंदिरी और बाकरगंज नाला को लेकर के। वहाँ से जैसे ही कम्युनिकेशन हम लोगों को आता है तो उस पर भी हम लोग आगे कार्रवाई शुरू करेंगे। जाहिर है बरसात में डूबने वाले पटना के स्मार्ट सिटी बनने का सपना देखना भी अब बेमानी ही है। एक तरफ पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ स्मार्ट सिटी बनने के लिए जो बड़ी योजनाएं पटना में चल रही है उसका काम अधर में लटका हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर नगर निगम के इस नाकामी के कारण पटना को स्मार्ट सिटी बनने में और कितना समय लगेगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।